पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल्स का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिंबल्स के द्वारा ही चीज़ों को समझा जाता है। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने सीखा होगा कि अगर स्क्वायर हो और कलर्ड हो तो अफेक्टेड मेल होता है, और वहीं पर सर्किल हो और कलर्ड हो तो अफेक्टेड फीमेल होता है। जबकि अगर स्क्वायर हो और विदाउट एनी कलर हो बीच में तो उसे नॉर्मल मेल कहते हैं, और उसी तरह से अगर सर्किल हो और विदाउट उसमें कुछ कलर हो तो हम उसे फीमेल कहते हैं। इसके अलावा भी है कि अगर सर्किल हो या स्क्वायर हो, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो और उसके बीच में अगर हम एक छोटा सा बिंदी डाल दें डॉट की तरह, तो वो कैरियर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरियर। ठीक, कैरियर ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब सेक्स लिंक ट्रेट के लिए ठीक है, फीमेल कैरियर है, लेकिन सेक्स लिंक ट्रेट के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखते होंगे सामान्यतः यह चिन्ह दिखाया नहीं जाता है। मेल कैनॉट बी कैरियर ऑफ अ सेक्स लिंक ट्रेट। यहाँ पे या तो एक्सप्रेस होगा या फिर नहीं होगा। देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। इसलिए मेल का जो इस प्रकार का चिन्ह है वह नहीं दिखता है। इसके अलावा भी कई सारे चिन्ह हैं। एक चिन्ह आपको दिखेगा पिन की तरह, उल्टा पिन की तरह ऐसे, और इसमें आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर इस प्रकार का ये चिन्ह दिखता है, आप लोग अपने कॉपी में लिख भी लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है एबॉर्शन। जो बच्चा एबॉर्ट हो गया, आखिर वो भी तो उस पेडिग्री का हिस्सा था, जन्म नहीं ले पाया, या फिर स्टिल बर्थ हो, ये सब जो है ये भी इस कैटेगरी से आएंगे। और इनका सेक्स आइडेंटिफाइड नहीं रहता है, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड, इनका सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, बट ये भी तो होते हैं श्रृंखला के हिस्सा, इसलिए इस प्रकार के चिन्ह से इनको दिखाया जाता है। उसके अलावा क्या है कि एक नॉर्मल फीमेल का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके बाद उसको हाफ कलर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाफ कलर कर दिया गया। अगर हाफ कलर कर दिया गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है वह हेट्रोजाइगस फॉर अ ट्रेट है। हेट्रोजाइगस फॉर एन ऑटोजोमल ट्रेट। ऑटोजोमल ट्रेट हमेशा याद रखिएगा, हेट्रोजाइगस फॉर एन ऑटोजोमल ट्रेट। उसी प्रकार से अगर किसी स्क्वायर स्क्वायर को भी अगर आधा कलर कर दिया जाए, इसके साथ वही बात हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इसके साथ भी वही बात है ना, ये भी आधा क्या हो चुका है? कलर्ड हो चुका है। अगर ये भी हाफ कलर्ड हो, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? ये भी अनस्पेसिफाइड, ये हेट्रोजाइगस फॉर एन ऑटोजोमल ट्रेट, एक मेल में और एक फीमेल में। तो इस साइन को भी हम लोग को याद रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है और वो सपोज करो कि उसको उसका डेथ हो गया, तो उसको क्या किया जाता है? उसको एक ऑब्लिक लाइन से कट कर दिया जाता है। इसका मतलब हो गया जो मेल था उसका डेथ हो गया, और अगर ये फीमेल को इस तरीके से शो करना है तो फिर ऐसे कट कर दिए तो फीमेल भी डेथ हो गया। इसके अलावा एक और साइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और उस साइन में क्या होता है कि जैसे कि स्क्वायर हो या सर्किल हो, दोनों में से कुछ भी, स्क्वायर हो या फिर सर्कल, और इसके पीछे जो है एक तीर जो है वो लगा दिया जाए, लाइक दिस वन, है ना, लाइक दिस वन।
इसका मतलब क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि कौन किसको टारगेट करके हम जानना चाहते हैं। जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए इसको लिखते हैं। मेल के लिए ये प्रोपोजिटस कहा जाता है, ये मेल को कहा जाता है, और फीमेल के लिए प्रोपोजिटा कहा जाता है, प्रोपोजिटा। तो प्रोपोजिटस का मतलब हो गया कि जिसके लिए हम उल्लेख करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इस प्रकार के सिंबल्स का आप यूज देखेंगे इस पूरे पेडिग्री एनालिसिस के स्टडी पर ध्यान में। तो आपको इन सभी सिंबल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे आप देखेंगे इस प्रकार के सिंबल्स का यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मीनवाइल, तो अब हम लोग इन सब मुद्दों पर तो ध्यान दे दिए। अब है इसके लिखने का क्या पैटर्न होगा। जब उन बातों पर आते हैं तो पेडिग्री इज ऑल्सो नोन एज फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष के लिए। और सिंबल्स को भी हम लोगों ने तुरंत देखा है, इसलिए उस पर दोबारा हम चर्चा नहीं करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशंस जो होता है वह किस प्रकार से होता है उसको जरा देखिए, उसको देखिए और समझिए कि ये एक फीमेल है जो नॉर्मल है, और ये एक हेल्दी मेल है किसी भी कैरेक्टर के लिए। आई डोंट नो कौन से कैरेक्टर की चर्चा होगी अब यहाँ पर। और इन दोनों का जो है हम लोग इंडियन वे में तो कहेंगे कि शादी हो गई भाई, चलो ठीक है। और इसके बाद इनके 3 बच्चे हुए। ठीक है, तो 3 जो बच्चे हुए वो कौन से हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। एक नॉर्मल फीमेल हुई, एक नॉर्मल मेल होगा, उसके बीच में नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, बीच के लिखे हुए चीजों को नहीं पढ़ेंगे। और एक नॉर्मल फीमेल होगी। इस प्रकार से पेडिग्री को लिखा जाता है, इस प्रकार से इसकी बनावट की जाती है। अब इसी को हम थोड़ा आपके लिए जो है व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं कि कभी भी अगर हम लोग कोई पेडिग्री बनाते हैं तो अगर ये देखो किस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एक और मेल और फीमेल है, और ये हो गया इन दोनों के बीच कपलिंग, मतलब मैरिज हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमको मेल के बारे में पता है, फीमेल के बारे में पता है। ठीक है, और इसके बाद आप अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। आप सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि आप ज्यादा सटीक से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अब जैसे ये सिंबल है, हम लोग इंडिया में चला था परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, यही। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसके वोट्स उतने होंगे, फिर उतनी राजनीति होगी, फिर देश बर्बाद हो जाएगा। अब देखो ये जो है हम दो हमारे दो, तो पहला जनरेशन हो गया ये, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, रोमन फॉर्म लिखा था। और ये सेकेंड जनरेशन है, ये सेकेंड लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके लिए ये 1 हो गया और ये हो गया 2, हमेशा लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं। इसके लिए 1 हो गया और ये हो गया 2। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि बताइए 2.2 का क्या है, मेल या फीमेल। मेल और फीमेल एकदम लेमैन्स क्वेश्चन है, सिंबल बेस्ड। 2.2 जो है वो मेल है या फीमेल, तो हमारा आंसर क्या होता है, हम देखते हैं, करिए तो स्क्वायर है तो हमारा आंसर होता है कि ये मेल है। फिर आया कि 1.1 क्या है, मेल है कि फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल, तो फिर हमारा आंसर होता है कि 1.1 जो है वह एक मेल है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो हम लोग उसकी जगह को लिख रहे हैं कि किस जगह पर वो है। 1.1 1.2, सोचो किसी कैटेगरी को अगर हम थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाते हैं भाई लंबाई। अब यहीं पर और भी इसके परिवार के लोग आ जाएंगे। एक
एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, और हमने संख्या बढ़ा दिया। हमने कुछ अब थोड़ा इसमें ये भी किया, अफेक्टेड मेल। अब ये क्या हो गया, अफेक्टेड मेल, और यहाँ हो गया एक फीमेल। अब आप देखें कि इसकी संख्या भी जो लिखने की करी होगी वो कड़ी होगी, क्या होगी, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब हमसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए 2.3 जो है वह क्या है, नॉर्मल और अफेक्टेड। तो हम लोग कहते हैं आंसर होता है ये अफेक्टेड है। क्यों अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल है। क्यों अफेक्टेड है ये, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सर ये डार्क किया हुआ है, और जो सिंबल बताता है कि ये डार्क किया हुआ है इसका मतलब है कि वो अफेक्टेड है। तो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है उसको उसी रूप में हमें समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये लिखने का इसका तरीका है, और इसी प्रकार पेडिग्री काफी लंबा या काफी बड़ा होता है। तो इन चीजों को हम लोग को समझना चाहिए, और इन्हीं सब चीजों पर हम लोग के जो विषय वस्तु होता है वह लिखा होता है। तो छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि भाई कैसे आगे उसको हम लोग डिस्कस और डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप सब लोग गौर से, तो यहाँ पर एक मेल है, अफेक्टेड मेल, और लोग उसको जानना चाह रहे हैं। दिस एरो इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द मेल, कि भाई यहाँ से बताइए कि इस पेडिग्री का नेचर क्या है। तो हमको इस मेल को ध्यान में रख के पूरे पेडिग्री की स्टडी करनी चाहिए। अब आता है कि पेडिग्री में हम लोग किसका पेडिग्री देखते हैं, इन चीजों का। तो पेडिग्री जो है एक्चुअली मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस अगर ये है तो आप बताइए कि इनहेरिटेंस जो होता है वो किसके थ्रू होता है। तो हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और इसी का सुपर कोयल हो जाए, इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन जुड़ जाए, तो हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वही है जो कि कैरी करता है ट्रेट्स को। अब ये क्रोमोसोम्स तो साहब 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों को अपने बारे में पढ़ना है। एक ऑटोसोम होता है और एक एलोसोम होता है। एक हो गया ऑटोसोम, ठीक है, एक हो गया ऑटोसोम जोम्स, और दूसरा हो गया एलोसोम्स। एलोसोम्स मतलब कि जो अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम, फिर लिखते हैं वाई क्रोमोसोम। तो इस तरह के जो क्रोमोसोम्स का ग्रुप होता है उसे एलो क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। एलोसोम्स को हम लोग हेटेरोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के टर्म्स का उपयोग कई जगह पर किया जाता है, और उसी प्रकार से चूंकि ये दोनों सेक्स डिटरमाइनिंग है, सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहे जाते हैं। अब ऑटोसोम्स अगर को देखें तो ऑटोसोम जो हो गए वैसे क्रोमोसोम्स हो गए जिनका नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी से, सेल के नॉर्मल एक्टिविटी से लेन देन है। सेक्स का, सेक्स डिटरमिनेशन जो है सेल का वो नहीं करेंगे। ऑटोसोम्स भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक जिसके पास डोमिनेंट ट्रेट हो, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट। और दूसरा कहता है कि जिसके पास रिसेसिव ट्रेट हो। तो डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या हो गया कि जिस एलोसोम के पास, ऑटोसोम के पास मेंडेलियन में हम लोग कहते हैं कि कैपिटल टी जीन हो, है ना, बड़ा सिंपल लेमैन लैंग्वेज वर्क है। तो मेंडल में जो कहा कि भाई टॉल जीन के लिए डोमिनेंट जीन, ये हो गया डोमिनेंट ट्रेट, और टॉल ड्वार्फ के लिए जो स्मॉल टी था वो हो गया रिसेसिव ट्रेट। तो 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम में भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव फीचर हम लोग देखेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो हमें
पेडिग्री एनालिसिस में कुछ पैटर्न मिलता है, जैसे डोमिनेंट इनहेरिटेंस देखने का, ऑटोजोमल डोमिनेंट, रिसेसिव इनहेरिटेंस देखने का, ऑटोजोमल रिसेसिव, और वहीं पर फिर मिलता है हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, जिसमें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई दोनों होता है, तो हम नॉर्मली एक्स में दोनों फीचर होता है, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। वाई में जो कुछ भी दिखेगा वह तो दिखेगा ही, उसमें तो कहीं कोई संदेह या संशय की बात नहीं होती है। तो वाई के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वाई जो है वह पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करता है फादर टू सन, उसे हम लोग वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप समझे कि कैसे हम अब स्टडी कर सकते हैं। तो पेडिग्री में सबसे पहले तो हमें पेडिग्री लिखने का क्रम पता होना चाहिए, सिंबल्स पता होना चाहिए, उसके पेडिग्री का जो चेन बनता है जनरेशन बाय जनरेशन वो पता होना चाहिए, और सेकंड होता है कि हमें उसमें किन चीजों को पढ़ना है। तो डोमिनेंट ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर ये 5 को हम देखें तो इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर में स्टडी किया जा सकता है। अब जो विषय हम लोग उठा रहे हैं वह है डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस कैसे पता चलेगा? कई बार विद्यार्थियों के लिए बड़ी मतलब मुश्किल सवाल होता है कि सर किसी भी पेडिग्री को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट है रिसेसिव है, पहला। कैसे पता कर सकते हैं कि यह ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है, दूसरा। कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है, तीसरा। तो 3 प्रकार के सवाल जो हैं वह यहाँ पर उठकर आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉपी में इन सवालों को जरूर जगह दें, क्योंकि आप ये सवाल को धीरे धीरे मतलब मेमोराइज कर लेंगे कि हाँ ये सवाल है और उसका क्या जवाब है, ठीक है ना। हाउ, कैसे a pedigree is, पहला डोमिनेंट ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डोमिनेंट का है, ठीक है ना, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। पहला सवाल, कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है? इसका कैसे पता चलेगा कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है? कैसे पता चलेगा कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है? और फाइनली कैसे पता चलेगा कि ये वाई लिंक्ड ट्रेट? तो ये 5 ही सवाल होते हैं जिसको हम लोग को सीखना चाहिए पहले ध्यान देकर। क्या रूल्स है? कुछ तो रूल होंगे ना, कुछ तो नियम कायदा होगा, तभी पता चल पाएगा। तो जो नियम कायदा है अगर उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ समझने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाकर दिया हुआ है। सबसे पहला जो रूल है, डोमिनेंट ऑटोजोमल इनहेरिटेंस को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं पहले। डोमिनेंट ऑटोजोमल इनहेरिटेंस इज डिटरमाइंड बाय, पहला, हर एक पेरेंट, जो पेरेंट है उसमें से कम एक जरूर अफेक्टेड होना चाहिए। एवरी अफेक्टेड चाइल्ड शुड हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। निश्चित रूप से अगर बच्चा में कोई कैरेक्टर दिख रहा है तो उनके दोनों में से किसी न किसी एक पेरेंट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वह डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, इसमें कहता है कि किसी भी जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट गायब नहीं हो जाएगा। हर जनरेशन में एक हो चाहे 2 हो जरूर दिखेगा। अब सब लोग गौर करें कि ये जनरेशन नंबर 1 है। हम P इसलिए लिखते हैं कि विद्यार्थी थोड़े समझ सके। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जनरेशन है। अब देखिए, गौर करिए कि फर्स्ट जनरेशन में जो मदर हैं वो अफेक्टेड है। मदर जो है वो अफेक्टेड है।
उनकी जो बेटी है वो भी अफेक्टेड है। अब देखिए कि पहले जनरेशन में भी मदर है अफेक्टेड, दूसरे जनरेशन में उनकी बिटिया अफेक्टेड है, और तीसरे जनरेशन में 4 बच्चे होते हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी जो है वह अफेक्टेड है। तो सबसे पहला जो शर्त है हमारा वह है कि किसी भी जनरेशन में अगर बच्चे अफेक्टेड हैं तो उनका कोई न कोई एक पेरेंट कम से कम जरूर अफेक्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेटा और बेटी अफेक्टेड है, तो माता और पिता में माँ अफेक्टेड है। अब ये माँ भी तो किसी की बेटी है, अब ये बेटी है, इनके पिता और माता में माता अफेक्टेड है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 2 3 तीनों जनरेशन में जो ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो अपने आपको एक्सप्रेस कर रहा है। इसीलिए इस चीज को देखने पर हमें लगता है कि जो पहला शर्त है, उस शर्त को यह पूरा कर रहा है कि हर एक जनरेशन में जरूर डोमिनेंट ट्रेट किसी न किसी में अपीयर होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी जनरेशन में स्किप नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला जनरेशन में हो, दूसरा जनरेशन में सब नॉर्मल हो जाए और तीसरा जनरेशन में नहीं। ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से वह हर जनरेशन में होना चाहिए। जैसे पॉलीडेक्टाइली का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पॉलीडेक्टाइली मतलब क्या होता है कि अंगूठा में एक और उंगली निकल आना। तो इस प्रकार के उदाहरण से हमें पहला चीज समझ में जो आता है वह यह कि हर जनरेशन में होगा, हर एक बच्चे का माता या पिता में जरूर यह कैरेक्टर जो है वह दिखेगा, तो वह डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। अब आप गौर करें कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की चर्चा ही हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेल हो और फीमेल हो, मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में हम बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 मेल में भी और फीमेल में भी है, एक ही जैसा है, कहीं कोई तो अंतर है नहीं, सिर्फ एक ही प्रकार के लोकस हैं दोनों में। बस अंतर क्या होगा? एलील्स का। हो सकता है कि यहाँ पर कैपिटल ए जीन हो और यहाँ पर स्मॉल ए जीन हो, एलील हो उसी जीन का। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज ये बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका मतलब हो गया कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में जो ट्रेट हैं वो इक्वली शेयर्ड बाय द बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल एक समान रूप से चीजों को प्रभावित करते हैं। फीमेल वहीं पर सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है तो फिर हम बोलते हैं कि दूसरा वाई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, दूसरा जो है वाई क्रोमोसोम है। इस प्रकार से क्या होता है, वहां पर दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम है और इसीलिए वहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के जो जीन है वो मदर और फादर से शेयर किया जा रहा है। यह जो है बहुत तार्किक अंतर है दोनों में। अतः यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब ऑटोसोमल ट्रेट की बात होगी तो मेल और फीमेल में एक ही प्रकार के एक्सप्रेशंस दिखेंगे और कोई भी दोनों में से एक जो है इस चीज को डिलीवर कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि फीमेल जो है वो नॉर्मल है, मेल जो है वो अफेक्टेड है। इनके जो है बच्चे हैं 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा, ये सभी क्या है? अफेक्टेड है। और फिर इसके अगले जनरेशन में भी बेटी जो है वो अफेक्टेड है। इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं इसमें। अब क्या है, जो रेशियो वाइज भी जो है रेशियो वाइज भी जो है लगभग लगभग इक्वली एक्सप्रेस करता है। अगर आप गौर करें तो 2 3 जनरेशन 4 जनरेशन को पढ़ें तो बेटे बेटियों को अगर मिला लें रेशियो में तो लगभग एक ही जैसा अगल बगल का ही रेशियो रहता है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब लगभग हम लोग बोलते हैं कि 50-50 टाइप की बात यहाँ पर होती है। तो अगर इस चीज को यहाँ पर देखें तो देखिए कितने मेल यहाँ पर अफेक्टेड है, 3 1 2 3, और कितने फीमेल अफेक्टेड हैं, 1 2। हम लोग कहते हैं कि 3 2 वाली बात है, मतलब बहुत नजदीकी बात है ना। अगर मान लो कि मेल 10 हो और फीमेल 11 हो, बहुत नजदीकी बात है। लेकिन जब ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर आता है तो अगर मेल 2 हो, सॉरी, मेल अगर 2 हो, फीमेल को लेते हैं, फीमेल अगर 2 हो सकता है कि मेल क्या हो, 8 हो। इतना बड़ा गैप जो है वह दिख सकता है किसमें,
जब वह सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा अफेक्टेड हो। करेक्ट। वाई क्रोमोसोम के द्वारा अफेक्टेड होगा तो फीमेल में तो 0 और मेल में ही जो दिखेगा वो दिखेगा। तो तीसरा जो चौथा जो शर्त है वह शर्त है कि जब भी डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होगा, डोमिनेंट ऑटोसोमल का, तो मेल फीमेल के रेशियो में लगभग लगभग ये क्या होगा, एक जैसा ही दिखेगा, अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा रेशियो में। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है इसके डोमिनेंट के एक्सप्रेशन